तो हाँ भाई करें शुरू। तो इनके प्रोज को तो हम कंपेयर कर चुके, लेकिन अब इन ब्रोज की बारी है। यहां पर एक हमारे पास ओप्पो का Find X9 और दूसरा Vivo X300। अब दोनों ही छोटे फ्लैगशिप फोन है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आने वाले। बट यहां पर क्वेश्चन ये है मार्केट के अंदर कि दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो आपका भाई है ना, सारे डाउट क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम पीयूष है, चैनल का नाम है HFV अनबॉक्स। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। अब दोनों ही कैमरा सेंट्रिक फोन है, तो सबसे पहले कैमरास की ही बात होगी। यहां पर फ्रंट कैमरा वीवो के पास 50 मेगापिक्सल का है, ओप्पो के पास 32 मेगापिक्सल का। एंड मेन कैमरा भी दोनों के पास डिफरेंट है। यहां पर वीवो ऑफर करता है 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर, वहीं ओप्पो के पास है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर। बाकी यहां पर पेरिस्कोप दोनों 3x के साथ ही आते हैं एंड दोनों के पास ही 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। अब फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी सबसे पहले आप यहां पर खुद देखिए। अब ये दोनों फोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी एंड दोनों ही रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K 60 FPS में एंड स्टेबलाइजेशन आप यहाँ देख सकते हो। अब जैसे हमने चाइनीज़ यूनिट कंपेयर करी थी ना X30 X300 प्रो की, वैसे यहाँ पे स्किन टोन देखने के लिए मिल रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। लाइट कंट्रोल भी दोनों के अंदर काफ़ी बढ़िया मिल रहा है एंड अपोजिट लाइट देखते हैं HDR हिट किसका अच्छा है। तो आई थिंक देखो वीवो के अंदर स्क्रीन पर देखो कोई भी तरीके का एक्स्ट्रा एक्सपोजर नहीं मिल रहा, लेकिन ओप्पो के पास एक्स्ट्रा एक्सपोजर की प्रॉब्लम तो है डेफिनेटली। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा लाइट कंट्रोल के मामले में वीवो बेहतर लग रहा है। बाकी आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो कमेंट्स में जरूर बताएं। अब वीडियो में यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट एक चीज नोटिस करने वाली है कि वीवो के पास हल्का सा एक येलो टोन मिलता है, ओप्पो के पास एक हल्का सा रेड टोन मिलता है। बाकी ऑडियो क्वालिटी के मामले में सीधे तौर पर मुझे वीवो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। आपको कौन सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कमेंट्स में बता सकते हो। इसके अलावा फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट मोड के अंदर यहाँ पर हमने देखा कि दोनों का एज डिटेक्शन अच्छा है, लेकिन शार्पनेस साफ तौर पर देखने के लिए मिलती है कि वीवो के पास काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। और इसी तरीके से लो लाइटिंग वीडियो क्वालिटी के अंदर भी भाई जो वीवो है इसकी डिटेल्स और शार्पनेस काफी ज्यादा बढ़िया है ओप्पो के कंपैरिजन में। ओप्पो के अंदर मैंने एक चीज और नोट करी है कि थोड़े से डिटेल्स कम कर देता है। इवन अगर आप एक्स्ट्रा लो लाइट के अंदर चले जाओगे, मतलब बिल्कुल ब्लैक एनवायरनमेंट में, तो वहां पर भी आप देखोगे कि ओप्पो के पास थोड़े ज्यादा ग्रेन है वीवो के कंपैरिजन में। तो यहां पर फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी के मामले में सीधे तौर पर अपना वीवो आगे निकल जाता है। लेकिन जहां पर आती है बैक कैमरा वीडियो क्वालिटी की बात, वहां पर आप देखोगे कि वीवो को स्टेबलाइजेशन पर थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। यहां पर 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दोनों के अंदर ही, एंड दोनों ही 4K 120 FPS भी सपोर्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को। इसके अलावा अगर कलर्स की बात करी जाए, भाई दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर कलर शो करते हैं बैक कैमरा वीडियो क्वालिटी के अंदर। लेकिन जैसे आप अपोजिट लाइट जाओगे, यहां पर आपको साफ तौर पर देखने के लिए मिलेगा कि भाई अपोजिट लाइट के अंदर ओप्पो के पास फ्लेयर्स काफी ज्यादा मिलते हैं। ये चीज साफ देखने के लिए मिलती है, लेकिन वीवो के अंदर फ्लेयर्स काफी अच्छे तरीके से कट हो जाते हैं। अब ये फ्लेयर कट इस वजह से भी है क्योंकि जाइस के साथ आता है अपना वीवो, वो भी T-Star कोटिंग के साथ, जो कि सारे ऐसे रोशनी को अच्छे से कट कर देता है। बाकी दोनों के अंदर अगर आप मैक्सिमम जूम करके वीडियो लेते हो तो वीवो के पास यहाँ पर थोड़ा ज्यादा जूम मिलता है। इसके अलावा पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर एज डिटेक्शन तो दोनों का सिमिलर है, लेकिन वीवो के अंदर अगेन इसके प्रो की तरह ही यहाँ पर भी एक डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा ज्यादा ही कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता है। हालांकि ओप्पो के अंदर भी एक दिक्कत है कि इसके अंदर शार्पनेस कम फील होती है। ये चीज आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी लो लाइटिंग वीडियो की बात आएगी, जहां पर वहां पर साफ देखने के लिए मिलता है कि भैया अपना जो वीवो है इसके पास शार्पनेस अगेन ज्यादा मिलती है लो लाइटिंग वीडियो के अंदर ओप्पो के कंपैरिजन में। हालांकि ओप्पो के पास एक एडवांटेज है कि इसके जो कलर्स हैं थोड़े से वार्म साइड पर हैं, जो काफी लोगों को आई प्लीजिंग लग सकते हैं। तो यहां पर भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बट इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस एंड लेस ग्रेन्स वहां पर वीवो एडवांटेज ले जाता है। तो वीडियो सिनेरियो खत्म हो चुका है, अब बात करेंगे हम फोटोज की। अब फ्रंट कैमरा फोटोज को अगर आप देखोगे तो साफ तौर पर वीवो के अंदर डिटेल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं ओप्पो के कंपैरिजन में। ओप्पो का स्किन टोन भी थोड़ा सा ब्लोन आउट लगता है, एंड अगर आप अपोजिट लाइट फोटो क्लिक कर रहे हो वहां तो ओप्पो का HDR बहुत ज्यादा वर्स्ट परफॉर्म करता है। ये चीज आप मेरे फेस पर भी देख सकते हो, पूरा ही व्हाइट कर दिया। लेकिन वीवो ने यहां पर फ्लेयर्स काफी अच्छे तरीके से कट करे हैं और HDR भी इसका ज्यादा बेहतर है। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन तो दोनों का अच्छा है, लेकिन बिकॉज ऑफ शार्पनेस एंड स्किन टोन मुझे वीवो ज्यादा अच्छा लग रहा है फ्रंट कैमरे के अंदर। और ये चीज प्रो वेरिएंट से बिल्कुल अपोजिट है नॉन प्रो वेरिएंट के अंदर, क्योंकि प्रो वेरिएंट में अपना X9 प्रो का फ्रंट कैमरा ज्यादा तोड़ू था, लेकिन यहां पर अपने X300 का फ्रंट कैमरा ज्यादा बेहतर है डे लाइट कंडीशन के अंदर। लेकिन जैसे आप लो लाइट फोटोज की बात करोगे, भाई यहां पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। वीवो ने कलर्स काफी ज्यादा फीके कर दिए हैं, ऐसा लग रहा है मेरे अंदर खून की कमी हो, और ओप्पो ने थोड़ा सा जॉइंटिश टाइप कर दिया, मतलब येलोनेस ज्यादा है। बट ओवरऑल जो फोटो अगर आप जज करने बैठोगे तो ओप्पो की फोटो ज्यादा आई प्लीजिंग लगती है बिकॉज ऑफ कलर्स। और डिटेल्स की बात करी जाए, हालांकि वीवो के पास डिटेल अच्छी है, लेकिन ना जाने क्यों ये फोटो को थोड़ा सा म्यूटेड कर देता है। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों का सिमिलर ही मिलता है लो लाइट पोर्ट्रेट मोड के अंदर। तो यहां पर डे लाइट के अंदर वीवो का कैमरा अच्छा है, लेकिन लो लाइटिंग फोटो के अंदर फ्रंट कैमरा ओप्पो का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहां पर आप एक चीज देखोगे, मैंने काफी सारी फोटोज क्लिक करी हैं दोनों के बैक कैमरा से। यहां पर आपको फील्ड ऑफ व्यू भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही मिलता है दोनों के अंदर, लेकिन वीवो के पास एक्स्ट्रा
मोड मिलता है 100mm का, जिसके अंदर आपको थोड़ा कम फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, लेकिन ओवरऑल जो फोटो है काफी ज्यादा सिनेमैटिक मिलती है। एंड यहाँ पर हमने देखा कि दोनों के अंदर काफी ज्यादा मिक्स रिजल्ट है। काफी सिचुएशन में दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर कलर ऑफर करते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन के अंदर वीवो थोड़े ज्यादा आई प्लीजिंग कलर्स देता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं पोर्ट्रेट फोटोज की बात कर लूं तो इसके अंदर अगर आप ब्लर जज करने बैठोगे तो ये काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब ग्रेजुअल ब्लर है, बैकग्राउंड के साथ साथ ये थोड़ा और डीप होता जाता है। लेकिन ओप्पो के अंदर क्या है, जैसे मैंने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करा और बैकग्राउंड एक साथ ब्लर मार दिया, कुछ इस तरीके का, जिसकी वजह से वीवो की फोटो पोर्ट्रेट मोड के अंदर ज्यादा आई प्लीजिंग लगती है। हालांकि स्किन टोन कुछ फोटोज के अंदर, स्पेशली जब आप टेलीफोटो लेंस में फोटो क्लिक करना चालू करोगे, वहां पर ओप्पो का कहीं कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म करते हैं। तो यहां पर आपको देखना है, अगर आप ज्यादा पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करना पसंद करते हो तो डेफिनेटली वहां पर वीवो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। बाकी नॉर्मल फोटो के लिए तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन जहां पर मेरे को लगा कि ओप्पो अगेन एक एडवांटेज ले जाता है वो है लो लाइटिंग परफॉर्मेंस। यहां पर भी हमने देखा है कि भैया ओप्पो के पास जो कलर्स है वो ज्यादा आई प्लीजिंग है, बिकॉज ये हल्का सा येलो टोन ऐड करता है। मैक्सिमम लोगों को इस तरीके का ही टोन पसंद है लो लाइट के अंदर, लेकिन वीवो ने क्या करा, लास्ट जनरेशन कंपैरिजन में इस बार थोड़ा सा अपने स्किन टोन को डिफरेंट करने के चक्कर में स्किन टोन कुछ ज्यादा ही म्यूटेड कर दिया। हालांकि अभी भी शार्पनेस और ग्रेन्स आपको इसके अंदर कम मिलते हैं ओप्पो के कंपैरिजन में। तो यहां पर मेरे को लगता है कि ओप्पो कहीं ना कहीं कलर्स की एडवांटेज ले जाता है, जो लोगों को पसंद भी है। और अल्ट्रा वाइड के अंदर हमने देखा कि यहां पर फील्ड ऑफ व्यू तो दोनों के पास लगभग सिमिलर सा ही मिलता है। कलर्स की जहां बात आएगी, वीवो के कलर्स थोड़े ज्यादा पंची मिलते हैं, हालांकि एक दो सिचुएशन के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर भी लगेंगे। बट वीवो के पास एक एडवांटेज है जो ओप्पो मिस करता है, वो है HDR हिट की। मतलब ओप्पो का जो HDR है वो इतना ज्यादा बेकार लगा मुझे, फ्रंट और बैक दोनों का ही। अगर आप इंसान की फोटो क्लिक कर रहे हो तो सब्जेक्ट को ही व्हाइट कर देता है। ये प्रॉब्लम अभी भी इसके साथ है, जो वीवो ने अपनी लास्ट जनरेशन से इसके अंदर फिक्स करी है, और कंसिस्टेंसी की वजह से ये थोड़ा बेटर हो जाता है कैमरास के मामले में। तो कैमरास के मामले में सीन सिंपल सा है कि भाई दोनों में काफी तगड़ी कंफ्यूजन थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ द जगहों पर भाई अपना वीवो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब इसके बाद परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों के पास सेम प्रोसेसर है, MediaTek Dimensity 9500, जो 3nm पर बिल्ड है। दोनों के पास स्टोरेज टाइप भी सिमिलर है UFS 4.1 का, और यहाँ पर रैम भी LPDDR5X मिलती है। यहाँ पर N22 रन का रैम इन दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही मिलता है। ओप्पो का 2 लाख स्कोर थोड़ा ज्यादा है। अब यहाँ पर 3D मार्क टेस्ट रन कराया हमने ऑन कैमरा दोनों के अंदर 20 मिनट का। यहाँ पर आप देखोगे इनिशियली जो ब्राइटनेस है वो ओप्पो की थोड़ी ज्यादा बढ़िया थी, लेकिन 10 मिनट बाद दोनों लगभग सिमिलर ही ब्राइट थे। और ओवरऑल लूप स्कोर जो थे वो ओप्पो के स्लाइटली बेटर थे। इवन अगर आप स्टेबिलिटी भी देखोगे तो वो 3% से बेटर है ओप्पो की। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर ड्रॉ करने की वजह से इसकी जो हीटिंग है वो भी थोड़ी ज्यादा मिलती है वीवो के कंपैरिजन में। वीवो का टेम्परेचर 45.5 डिग्री सेल्सियस गया था, तो ओप्पो का 49 डिग्री सेल्सियस गया था। अब छोटे फोनों के हिसाब से दोनों का अच्छा है, बट स्टिल यहाँ पर ओप्पो थोड़ा ज्यादा वार्म होता है वीवो के कंपैरिजन में। और ये सारी टेस्टिंग हमने पीक मोड इनेबल करके करी थी। अब यहाँ पर जब दोनों ही फोनों को आप चलाओगे, दोनों के अंदर 120 हर्ट्ज काफी स्मूथ चलता है। मेरे को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई है दोनों फोनों के अंदर। इवन अगर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की बात करी जाए तो वीवो के अंदर जैसे ओरिजिन ओएस दिया गया है इस बार, पहले कंपैरिजन में काफी ज्यादा डिफरेंट हो गया है ये फन टच ओएस से। और ओप्पो का तो पता ही आपको कि कलर ओएस मिलता है। अब दोनों की ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन तो काफी अच्छी है, लेकिन भाई ओरिजिन ओएस की जो एनिमेशन है ना ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की, वो थोड़ा सा फास्ट फील कराती है। अब इसके अलावा हैवी एप्लीकेशन जो है वो ओप्पो के अंदर स्लाइटली जल्दी ओपन हो जाती है वीवो के कंपैरिजन में। अब दोनों के अंदर अगर आप प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मतलब कचरा देखोगे, दोनों के पास ही भरपूर है, लेकिन ओप्पो के पास थोड़ा सा ज्यादा कचरा मिलता है। ये चीज आप यहाँ पर पॉज करके भी देख सकते हो। अब इसके अलावा एआई फीचर्स की बात करी जाए, दोनों में भरपूर है। दोनों के अंदर एआई एडिटर मिलता है, मतलब आप कोई सब्जेक्ट इरेज कर सकते हो दोनों के अंदर। दोनों में ही गूगल जेमिनी का सपोर्ट मिलता है। नोट्स ऐप के अंदर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हो। इवन अगर आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसे ट्रांसक्राइब भी करा जा सकता है दोनों के अंदर ही। तो एआई के मामले में दोनों फोन लगभग इक्वल मिलते हैं। बाकी अब मेरे को पता है काफी गेमिंग वाले लोंडे जानना चाहते होंगे भाई गेमिंग किसके अंदर अच्छी होगी। तो दोनों के अंदर बीजीएमआई में अगर आप देखोगे तो स्मूथ में 120 एफपीएस का ऑप्शन मिलता है। उसके ऊपर वाली जितनी भी सेटिंग्स हैं उनमें 60 एफपीएस का ऑप्शन दिया गया है। अब यहां पर दोनों के अंदर मैंने गेम प्ले करा है, जिसके अंदर आप साइड बाय साइड स्कोर देख सकते हो। 1 एफपीएस का डिफरेंस आया सिर्फ एवरेज एफपीएस के अंदर, जो लगभग मैं बराबर ही कहूंगा। बट ओप्पो जो है अपना OnePlus का बच्चा है, मतलब OnePlus इसका बच्चा है, तो आपको पता है OnePlus के अंदर एक हाइपर फ्रेम रेट का ऑप्शन है, जिसकी वजह से OnePlus 15 के अंदर आप 165 एफपीएस में भी गेमिंग कर सकते हो। अब इसके अंदर 165 एफपीएस की डिस्प्ले तो नहीं है, लेकिन 120 एफपीएस की, जिसकी वजह से 60 एफपीएस वाले गेम को, मतलब बीजीएमआई में जिसमें 60 एफपीएस मिलता है, उसे हाइपर फ्रेम लगा के 120 एफपीएस में प्ले किया जा सकता है। जिससे क्या है कि हायर सेटिंग्स में हायर फ्रेम रेट्स में खेलने की एक एडवांटेज मिल जाती है। लेकिन ये OnePlus से थोड़ा सा मेरे को कमजोर लगा,
क्योंकि जब आप हाइपर फ्रेम इसका इनेबल कर लेते हो तो उसके बाद इसके जो FPS है कंसिस्टेंट नहीं रहते 120, ये 90, 100, 120 के बीच में घूमते रहते हैं, बट स्टिल ये 60 FPS से एक बढ़िया गेम प्ले ऑफर कर देता है आपको, जो यहाँ पर इसके पास ये एक एडवांटेज आती है। लेकिन अगर आप दोनों के अंदर 120 FPS स्मूथ में खेलना चाहते हैं, वहां पर गेम प्ले दोनों का लगभग सिमिलर है, दोनों के अंदर किसी तरीके का बैटरी ड्रेन नहीं है, किसी तरीके का ब्राइटनेस ड्रॉप भी नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर अगर जेंशिन इम्पैक्ट की बात करी जाए तो जेंशिन इम्पैक्ट दोनों के अंदर 60 FPS में चलता है। ये जो हाइपर फ्रेम रेट का ऑप्शन है ओप्पो के अंदर सिर्फ BGMI में काम करता है, और वीवो के अंदर भी फ्रेम इंटरपोलेशन का ऑप्शन है जो सिर्फ एक गेम के अंदर काम करता है, BGMI जेंशिन दोनों में ही काम नहीं करता। तो यहाँ पर अगर आप जेंशिन इम्पैक्ट की बात करो, दोनों का गेम प्ले 60 FPS पे लगभग सिमिलर सा ही मिलता है, ग्राफिक्स भी दोनों के लगभग सिमिलर ही हैं। तो गेमिंग में आपको दोनों में से कोई भी फोन निराश नहीं करेगा। आप बैटरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इतने हैवी टास्क करने के लिए बैटरी भी तो चाहिए, तो ओप्पो के पास बड़ी बैटरी मिलती है, 7025 mAh का बैटरा दिया है। वहीं पर वीवो के पास 6040 mAh कैपेसिटी के साथ बैटरा मिलता है। बाकी यहाँ पर फास्ट चार्जिंग, क्योंकि वीवो के पास छोटी बैटरी भी है, तो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग की 90 वोट की वजह से चार्ज भी जल्दी हो जाता है। वहीं पर ओप्पो के पास 80 वोट की चार्जिंग मिलती है, और ओप्पो के पास 50 वोट की वायरलेस चार्जिंग है, और वीवो के पास 40 वोट की वायरलेस चार्जिंग है। तो इन टर्म्स ऑफ बैटरी कैपेसिटी एंड बैटरी बैकअप सीधे तौर पर ओप्पो स्लाइटली बेटर निकल जाता है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो, एक तो वीवो के पास आपको एक LTPO पैनल मिलता है जिसका रिफ्रेश रेट 1 to 120 हर्ट्ज परफॉर्म करता है, लेकिन ओप्पो के पास 60 to 120 हर्ट्ज वाला पैनल मिलता है। तो बैटरी कंजप्शन वीवो की थोड़ी सी कम हो जाती है, ऊपर से इसका डिस्प्ले साइज भी छोटा है। कितना छोटा है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोनों की डिस्प्ले अगर आप देखोगे तो ओप्पो के पास 6.59 इंच का पैनल मिलता है, वीवो के पास 6.31 इंच का पैनल मिलता है। वीवो के पास है LTPO AMOLED पैनल, ओप्पो के पास है नॉर्मल AMOLED पैनल। दोनों डिस्प्ले 1 बिलियन कलर शो कर सकती है, 1.5 के डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। पिक्सल पर इंच डेंसिटी भी दोनों की लगभग सिमिलर मिलती है, दोनों के अंदर ही HDR10+ कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। लेकिन जो ओप्पो है इसके पास एक डॉल्बी विजन कंटेंट स्ट्रीम कराने की ताकत मिलती है, जो वीवो के पास नहीं है। अब वैसे तो दोनों के पास PWM डिमिंग की फ्रीक्वेंसी अच्छी है, लेकिन ओप्पो के पास PWM डिमिंग ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ मिलती है, जिसकी वजह से अगर आप बिल्कुल डार्क में लोएस्ट ब्राइटनेस पे भी फोन चलाओगे तो वीवो के अंदर हल्की फुल्की फ्लिकरिंग तो भी मिल जाएगी, लेकिन ओप्पो के पास बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। बाकी अब ब्राइटनेस की बात कर लेते हैं। वीवो के पास मिलती है आपको 2000 निट्स की HBM ब्राइटनेस, ओप्पो के पास 1800 निट्स की है। हालांकि जब हम आउटडोर के अंदर दोनों फोनों को यूज कर रहे थे, वहां पर हमने देखा कि ओप्पो की जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी मिलती है। बट यहाँ पर अगर पीक ब्राइटनेस की बात करी जाए, जो HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हुए काम आती है, तो ओप्पो के पास अगेन यहाँ पर सिर्फ 3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, वीवो के पास 4500 निट्स की ब्राइटनेस है, जिसकी एडवांटेज देखने के लिए मिलती भी है कि जब आप HDR कंटेंट स्ट्रीम करोगे तो वीवो की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है, और यहाँ पर अच्छा खासा नोटिसेबल डिफरेंस मिलता है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी और डिफरेंस की बात करूं, यहाँ पर शार्पनेस, कलर्स, व्यूइंग एंगल्स, हर चीज में दोनों फोन A to Z कॉपी पेस्ट हैं, मतलब आप बिल्कुल भी फर्क नहीं बता सकते। और मैं कुछ टाइम से ना देख भी रहा हूं, आजकल मैं जैसे दो फोन कंपेयर कर रहा हूं तो दोनों फोनों के बीच में ना आजकल जो कलर्स का डिफरेंस है वो काफी कम होता जा रहा है, लेकिन इन दोनों फोनों के बीच में तो उतना भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर दोनों फोन के जो कलर्स हैं एग्जैक्ट सेम मिलते हैं, और इसी तरीके से सेम है दोनों का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। दोनों के पास अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, जिसकी स्पीड रिकॉग्निशन और पोजीशन तीनों ही लगभग सिमिलर है। अब यहां पर लेकिन एक चीज में डिफरेंस आ जाता है, वो है स्पीकर, जहां पर साफ तौर पर वीवो के स्पीकर ज्यादा लाउड हैं, लेकिन जो ओप्पो के स्पीकर्स हैं इनकी जो साउंड है वो ज्यादा क्लीन फील होती है। यहां पर आप सुन सकते हो। अब बात करी जाए बिल्ड और इन हैंड फील की, तो यहां पर भाई सीधे तौर पर बताऊं, वीवो का फोन थोड़ा छोटा है, पतला है और हल्का फील होता है ओप्पो के कंपैरिजन में, लेकिन ओप्पो का जो डिजाइन है ये थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वैसे ये सब्जेक्टिव चॉइस है, आप बताना आपको दोनों में से किसका लुक अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में। बट डेफिनेटली इन हैंड फील के मामले में दोनों ही फोन काफी प्रीमियम है, लेकिन हल्का पतला और छोटा होने की वजह से वीवो थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। बाकी यहाँ पर दोनों का साइड फ्रेम आपको मेटल का मिलता है, मतलब एल्यूमिनियम का है। बैक में दोनों की ग्लास है, लेकिन कौन सा ग्लास है दोनों ही ब्रांड ने नहीं बताया, लेकिन फ्रंट ग्लास में पता है। ओप्पो ने यहां पर बताया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन यूज करी है, तो वहीं पर वीवो ने यूज करी है माइक्रो क्रिस्टलाइन ग्लास, और दोनों ही IP68 और 69 रेटेड हैं। और ओप्पो के पास एक एडवांटेज तो है कि भैया यहां पर आपको साइड में एक प्लस की मिलती है, जिसको आप अलग अलग काम कराने के लिए कस्टमाइज कर सकते हो इसकी ऐप के अंदर जाकर, और ये काफी हद तक सिमिलर है जैसे कि भाई हमें अपने आईफोन के अंदर मिलती है। तो ओवरऑल ओपिनियन, अगर आपको कैमरा से काम और एक छोटा कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो डेफिनेटली यहां पर मैं वीवो को सजेस्ट कर सकता हूं, लेकिन अगर आपको एक बड़ा फोन चाहिए, बड़ी बैटरी
के साथ जिसकी आउटर विजिबिलिटी भी तगड़ी हो, तो वहां पर सीधा सजेस्ट किया जा सकता है ओप्पो का X9। तो अब आप बताना आपको दोनों में से कौन सा फोन अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना आप दोनों में से कौन सा फोन पिक करने वाले हो। बाकी शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी एक अच्छा और बेहतर फोन ले सकें। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मैं कैसे करे टू वॉच योर हार्ट फील स्टेट इन विद दैट एंड बॉक्स गाइस।